Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now you are watching my YouTube channel Physics Funda by Maggie sir. So please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for updating me with you forever. And now we are going to get discuss about the laws of motion. अब हम गति के नियम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका पहला लेक्चर है गति के नियम। और गति के नियम में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। ठीक है ना। तो न्यूटन के गति विषयक नियम, तो इनमें से जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम, इसे प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। गैलीलियो नियम या जड़त्व का नियम, ध्यान रखिएगा। तो जो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है उसे ही गैलीलियो का नियम बोलते हैं और उसे ही जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो ये प्रथम नियम क्या था? तो प्रथम नियम ये था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, या विराम में है गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। कब तक? जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। देखिएगा, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, या गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी तब तक जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य ना करे। गतिमान के लिए किसी ढालू तल की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये किसी ढालू तल की बात है। तो तब तक जब तक कि ये यहाँ पर आना जाए या किसी बिंदु से आकर टकराना जाए या इसमें कोई ऊर्जा का जो स्रोत है वो खत्म ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम क्या बताता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है या गतिमान है तो वो स्थिर अथवा गतिमान ही रहेगी तब तक जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यानी इस पर अगर हम कोई बाह्य बल लगाकर इसको उठा लेते हैं तो ये गतिमान हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा स्थिति में। ये इसमें कोई बाह्य बल लगाकर हमने इसको रोक दिया, ठीक है, या और धक्का लगा दिया तो ये गतिमान थी तो रुक गई, या रुकी हुई होती तो गतिशील हो जाती। तो स्थिति में परिवर्तन तभी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रथम नियम या गैलीलियो का जो नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, या गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक इसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ओके, अब आते हैं हम द्वितीय नियम डिस्कस करते हैं। द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम के अनुसार क्या है कि इसमें यह बताया गया कि जो त्वरण है किसी वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। यानी त्वरण का मतलब कि गतिमान होना, ठीक है, और द्रव्यमान का मतलब उसे वजन से। तो कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए, ये वस्तु है मान लो 20 केजी की, इसको कोई लेकर के व्यक्ति चल रहा है। फिर ये है 50 केजी की, वही व्यक्ति इसको लेकर के चल रहा है। और फिर वही वस्तु है 100 केजी की और वही व्यक्ति लेके चल रहा है। किस स्थिति में सबसे ज्यादा भाग सकता है? तो देखिएगा, जिसका द्रव्यमान कम है उसका त्वरण, ये m1 है, ज्यादा होगा। आप साधारणतः आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कम द्रव्यमान वाली वस्तु है, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसको लेकर के आदमी बड़ी आसानी से भाग सकता है, तो इसका त्वरण ज्यादा होगा। फिर इससे कम इसमें होगा और सबसे कम इसमें होगा। तो देखिएगा, सबसे कम त्वरण a3 है, और अगर इसको m1 माना, इसको m2 माना और इसको m3 माना, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान जिसका है उसका त्वरण सबसे कम है। इसका मतलब दोनों उल्टा संबंधित हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है ना। देखिएगा, आप साधारणतः इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि जिसका द्रव्यमान कम है, ये व्यक्ति और इस व्यक्ति की तुलना की जाए तो कौन ज्यादा दौड़ रहा है आसानी से, इसका वेग सबसे ज्यादा होगा। तो कम द्रव्यमान वाले का त्वरण ज्यादा है, ज्यादा द्रव्यमान वाले का त्वरण कम है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपात। तो किसी भी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा a इक्वल टू एक नियतांक आएगा,
जिसे बल कहते हैं, F इक्वल टू ma। ये नियतांक जो था, इसी नियतांक को क्या बोलते हैं, बल। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है। इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, या इसको हम ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम डाइन भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो मात्रक हैं ये MKS मात्रक हैं, और ये जो दोनों मात्रक हैं ये CGS मात्रक हैं। अब MKS और CGS में संबंध क्या है, तो इसके लिए एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, या एक डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन होते हैं। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये दो तीन नियम है, इसका हम गणितीय रूप भी आगे डिस्कस करेंगे फिलहाल। तो इसका यहीं पे देख लेते हैं, गणितीय रूप। तो P इक्वल टू mv, ये क्या है, संवेग है। ध्यान रखिएगा इनके बारे में कि संवेग और आवेग क्या होते हैं। तो ये होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। P इक्वल टू m इंटू v, ठीक है ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग होता है, सदिश राशि होती है। तो ये है, अब इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, और सदिश राशि। इसी तरीके से आवेग जो होता है, इम्पल्स बोलते हैं, ये बल और समय अंतराल का गुणनफल F इंटू डेल्टा टी dt ऐसे लिख सकते हैं। बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। देखिएगा इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड, या इसको शॉर्टकट में हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो मात्रक से देखिएगा कि इसका मात्रक और इसका मात्रक बराबर है, ठीक है ना। देखिए न्यूटन जो था ये किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर इंटू ये सेकंड है, तो ये आ गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों मात्रक बराबर हैं, यानी आवेग जो है वो भी संवेग के रूप में ही होगा, ठीक है ना। तो ये चेक करेंगे आगे कि ये संवेग परिवर्तन है, केवल संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर भी होता है। अभी यहाँ से प्रूफ होगा। तो देखिएगा इसमें हमने क्या किया कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड, दोनों तरफ हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, d/dt p और d/dt v। तो देखिएगा dv/dt होता है त्वरण a, तो m इंटू ए इक्वल टू dp/dt, और ये होता है बल F। तो dp/dt इक्वल टू हम F भी लिख सकते हैं, और dp इक्वल टू F इंटू dt। देखिएगा F इंटू dt जो था वो किसके इक्वल था, I के, और ये किसके इक्वल है, dp डेल्टा p, और डेल्टा p क्या होता है, m/u, संवेग में परिवर्तन। तो ये है, ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, समय लगा है नीचे को, उसको बोलेंगे दर। रेखीय संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये इसका गणितीय रूप है। ओके, तो इस प्रकार से हम इसका गणितीय रूप भी निकाल लिया। अब आते हैं इसका तृतीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। तो तृतीय नियम क्या है, तो तृतीय नियम में बताता है कि प्रत्येक क्रिया के समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये मान लीजिए कि कोई भार है, वस्तु है, अगर हम इसको ऐसे ऊपर उठाते हैं बल लगाकर, तो जितना इसका भार है उसके विपरीत उतना ही बल लगाएंगे तब तो ये उठ पाएगी। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे बल लगाएं और छोड़ दें तो ये इतने ही बल, इतने ही भार से हमारे ऊपर गिरेगी। तो ये भार है अगर, तो प्रतिक्रिया ये हो जाएगी N = mg। इसे
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जितनी क्रिया होगी उतनी ही प्रतिक्रिया और विपरीत दिशा में होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि समान दिशा में क्रिया किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो यही लिखा होता है, क्रिया के समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। सेम डायरेक्शन एक्शन बट एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ और थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन्स। तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं।